इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी का मतलब होता है लचीलापन या फिर फ्लेक्सिबिलिटी। आपने रबर बैंड देखा होगा तो उसमें क्या होता है कि उसकी साइज जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है, यानी कि उस पे आप प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं तो उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है, फोर्स हटा लेते हैं तो उसकी साइज वापस जो है अपने रियल साइज में आ जाती है, यानी कि वापस जो है साइज उसकी डिक्रीज हो जाती है। तो कोई भी ऐसी चीज जिस पर फोर्स लगाने से उसकी साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है तो उसको हम इलास्टिक नेचर का कहते हैं। वहीं पर कोई भी ऐसी चीज जिसकी साइज नहीं चेंज होती है फोर्स लगाने पर, प्रेशर लगाने पर, तो वो जो है इन इलास्टिक कहलाता है। क्लियर? तो उसी तरीके से सप्लाई में भी क्या होता है कि चेंजेस आते हैं। सप्लाई कभी इंक्रीज कर जाती है, सप्लाई कभी डिक्रीज कर जाती है ड्यू टू चेंज इन दी फैक्टर्स ऑन विच सप्लाई डिपेंड। सप्लाई जिन फैक्टर्स में डिपेंड करता है उनमें चेंजेस होने की वजह से सप्लाई में भी जो है इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहा गया है, यानी कि सप्लाई कितना परसेंट चेंज होता है, कितना डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है ड्यू टू चेंज इन दी फैक्टर्स ऑन विच सप्लाई डिपेंड। क्लियर? तो सिमिलरली सप्लाई ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज आल्सो फ्लक्चुएट्स और चेंजेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर ऑन विच सप्लाई डिपेंड। तो सप्लाई किसी भी प्रोडक्ट की, सर्विस की सप्लाई भी वो फ्लक्चुएट करती है, चेंज करती है, क्योंकि जिसमें जिन फैक्टर्स पर वो डिपेंड करती है उसमें भी चेंजेस आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है सप्लाई का वो है प्राइस। प्राइस में जब भी चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से सप्लाई में भी चेंजेस आते हैं। उसके अलावा भी टाइम, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, नेचुरल कांस्टेंट, ये सारे फैक्टर्स भी हैं जिस पे सप्लाई डिपेंड करता है। इनकी वजह से भी चेंजेस होते हैं, लेकिन जो मेन फैक्टर है वो है प्राइस। इसलिए आप मैक्सिमम बुक्स में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ जो है सप्लाई टॉपिक पढ़ते होंगे। तो इन जनरल टर्म्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो गया? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई फॉर अ प्रोडक्ट टू चेंज इन इट्स डिटरमिनेंट्स, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई कितनी डिग्री से जो है रिस्पॉन्स कर रही है, कितने डिग्री से जो है वो चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन इट्स डिटरमिनेंट्स, यानी कि जिन फैक्टर पर डिपेंड करती है उनमें चेंज होने की वजह से कितने डिग्री का इफेक्ट जो है सप्लाई पर पड़ रहा है। क्लियर? तो उसी को इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन, उन्होंने क्या कहा कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई में कितना डिग्री का रिस्पॉन्स आया है उसी को इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बिलस, उन्होंने सिंपल डिफिनेशन दिया कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में कितना परसेंट चेंज होने की वजह से सप्लाई में कितना परसेंट का चेंज हुआ है, इस रिलेशन को हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। क्लियर? तो मैक्सिमम जगह आप क्या पढ़ेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो किसी भी कमोडिटी की प्राइस में कितना परसेंट चेंज होने की वजह से उस कमोडिटी की सप्लाई में कितना परसेंट चेंज हो रहा है, इसके रिलेशन को हम क्या कहते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसी के रेशियो को हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे फॉर्मूले में? दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, यानी चेंज इन क्वांटिटी, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन दी प्राइस। तो डेल्टा पी और डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू से हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को डिनोट करेंगे और डेल्टा पी से हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस को डिनोट करते हैं। तो इनका जो रेशियो होता है वही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है। तो एक एग्जांपल देखिए आप, सपोज कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 10 रुपीज पर यूनिट है, तो उस वक्त जो फर्म है, जो कंपनी है, वो 50 यूनिट कमोडिटी जो प्रोड्यूस करती है और मार्केट में सप्लाई करती है। क्लियर? लेकिन जैसे ही उस प्रोडक्ट की प्राइस जो है 2 रुपीज पर यूनिट इंक्रीज हो जाती है, यानी कि 10 रुपए से 12 रुपए हो गई है, तो उस केस में क्या करता है, जो क्वांटिटी सप्लाइड है मार्केट में वो इंक्रीज होकर 70 यूनिट्स हो जाती हैं। क्लियर? तो दो यहाँ पर कंडीशन आपको देख रही है। जब 10 रुपए पर यूनिट थी प्राइस कमोडिटी की, तो उस वक्त जो क्वांटिटी सप्लाइड थी वो 50 यूनिट थी, और वैसे जैसे ही 2 रुपए पर यूनिट इंक्रीज हो गई, यानी कि 12 रुपए यूनिट पर यूनिट प्राइस हो गई, तो उस वक्त जो क्वांटिटी सप्लाइड थी वो 70 यूनिट्स हो गई। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पहली प्राइस थी 10 रुपए, उस वक्त 50 यूनिट सप्लाई हो रही थी। जो दूसरी प्राइस है वो अब 12 रुपए हो गई है, दो पर यूनिट 2 रुपीज बढ़ गई है ना, तो 10 + 2 12 रुपीज हो गई। तो दूसरी प्राइस थी 12 रुपीज, तो वहां पर जो है क्वांटिटी सप्लाइड कितनी हो गई? 70 यूनिट सप्लाई हो गई। क्लियर? तो अब आप जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ES यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम ES से डिनोट करते हैं। तो ES इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो पहले आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैलकुलेट करना है और उसके बाद परसेंटेज चेंज इन प्राइस को कैलकुलेट करना है, फिर इन दोनों को डिवाइड कर देना है, आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो परसेंटेज चेंज कैसे करेंगे हम? दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। क्लियर? तो यहाँ पर हमने Q1 क्या था 50 और Q2 क्या था 70। तो यहाँ पर क्या करेंगे? Q2 - Q1
डिवाइडेड बाई Q1 इंटू 100, तो ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड आ जाएगा। तो Q2 यानी कि जो न्यू क्वांटिटी क्या थी वो 70 थी और जो ओल्ड क्वांटिटी थी वो 50 डिवाइडेड बाई ओल्ड क्वांटिटी, तो 70 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 40%। क्लियर। उसी तरीके से आपको अब क्या कैलकुलेट कर लेना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर क्या होगा, दैट इज न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाई ओल्ड प्राइस। तो यहाँ पर चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाई ओल्ड प्राइस इंटू 100, यानी कि P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1। P1 क्या हो गया, ओल्ड प्राइस। P2 क्या हो गया, न्यू प्राइस। न्यू प्राइस क्या थी 12, ओल्ड प्राइस क्या थी 10, तो 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20%। क्लियर। तो अब आपको फॉर्मूला पता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कितना है 40% और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है 20%, यानी कि ES इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि आ जाएगा 2। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो गई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सब प्राइस में 1% का इंक्रीज होता है, अगर प्राइस में 1% का इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से सप्लाई में 2% का इंक्रीमेंट होगा। आप यहाँ पे देखिए 10 से 12 हुआ तो वहां पर जो सप्लाई है वो 50 से 70 हो गई। क्लियर। 10 से 12 हुआ तो वहां पर जो सप्लाई हो क्या हो गई, 50 से 70 हो गई, यानी कि 1% इंक्रीज होने की वजह से सप्लाई में 2% का इंक्रीज होगा। आप यहाँ क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि प्राइस में 20% का चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में 40% का चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 1:2 का रेशियो है। क्लियर। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। अब बात कर ले हम डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसको कहीं कहीं पर आप टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के नाम से भी आप पढ़ेंगे कई सारे बुक्स में। क्लियर। तो 5 डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती हैं। पहला है परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक क्या होता है, जहां पर कोई भी चेंज नहीं होता है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कहने का मतलब क्या हो गया, यहां पर प्राइस में कोई भी चेंज हो जाए सप्लाई में चेंज नहीं होने वाला है, यानी कि ES की वैल्यू क्या है 0। प्राइस में कोई भी चेंज हो जाए सप्लाई में चेंज नहीं होने वाला है। नो चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये जो है सप्लाई शेड्यूल है, तो यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस 20, 30, 40, यानी कि प्राइस 20 रुपए थी, फिर 30 रुपए हो गई, फिर 40 रुपए हो गई। लेकिन जो सप्लाई यूनिट्स में की जा रही है वो 20 यूनिट्स ही है, चाहे 20 रुपए हो तब भी 20 यूनिट सप्लाई की जा रही है, 30 रुपए है तब भी 20 यूनिट सप्लाई की जा रही है, 40 रुपीज है तब भी सप्लाई 20 यूनिट ही हो रही है। तो ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी कि सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको जब आप डायग्रामेटिकली शो करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया कि एक स्ट्रेट लाइन आप देखेंगे, क्यू से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, SS वाला वो स्ट्रेट है, चाहे प्राइस में कोई भी चेंज हो, P से P1 हो गया, P से P2 हो गया, सप्लाई जो है वो एग्जैक्टली सेम है। क्लियर। सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि ऐसे कंडीशन में जो सप्लाई का कर्व होता है वो कैसा होता है, वर्टिकल होता है। आप देखें वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, वर्टिकल, एक्स एक्सिस के नहीं, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन जा रही है, वो जो है वर्टिकल यहाँ पर लाइन होती है परफेक्टली इनइलास्टिक में। उसके बाद अगला जो आता है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कहने का मतलब यहाँ पर ये क्या है कि प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होने की वजह से या फिर प्राइस में चेंज नहीं भी होगा तब भी जो है सप्लाई जो क्वांटिटी की हो रही है उसमें चेंज हो जाता है, उसमें लार्ज चेंज होता है, उसमें लार्ज चेंज होता है, तो उसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है सप्लाई में, प्राइस में चाहे चेंज हो चाहे थोड़ा सा चेंज हो। ठीक है। वेरी लार्ज चेंज इन सप्लाई ड्यू टू नॉमिनल और नो चेंज इन प्राइस। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो 30 30 30 है, लेकिन सप्लाई जो हो रहा है वो पहले वाली 30 पे 100 यूनिट्स हो रही थी, बाद में फिर 200 यूनिट होगी, बाद में फिर वो 300 यूनिट्स हो गई, यानी कि यहाँ पर क्या है 1% का इंक्रीज हो रहा है। सप्लाई प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, फिर भी सप्लाई में 1% का इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। क्लियर। तो यहाँ पर ग्राफिकली हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो कुछ इस तरीके से जो है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का जो है आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, एक्स के पैरेलल लाइन जाती है सप्लाई वाला। क्लियर। पहले वाले में क्या था, परफेक्टली इलास्टिक में वर्टिकल लाइन थी, वो वाई एक्सिस के पैरेलल थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है जो सप्लाई कर्व है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर क्या है कि P फिक्स है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे Q से Q1 का हो गया, Q से Q2 भी हो जा रहा है, यानी कि प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज हो रहा है। क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक कहने का मतलब है कि जितना परसेंट चेंज प्राइस में होगा उतना परसेंट चेंज जो है सप्लाई में भी होगा, यानी कि इक्वल चेंज होगा। क्लियर। इक्वल परसेंटेज चेंज इन सप्लाई एंड इन
प्राइस। आप यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि प्राइस ₹10 थी, तो 100 यूनिट सप्लाई हो रहा था, प्राइस ₹50 हो गई, तो वहाँ पर 150 यूनिट सप्लाई होने लग गया। यानी कि 0.5% का चेंज प्राइस में हुआ है, तो 0.5% का चेंज सप्लाई में भी हुआ है। तो इक्वल यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो जब इक्वल चेंज होता है, तो कुछ इस तरीके से जो है आपको सप्लाई कर्व देखने को मिलेगा, जो कि ऑरिजिन से अपवर्ड अपवर्ड जा रही होती है। क्लियर? तो जितना परसेंट चेंज प्राइस में हो रहा होता है, उतना ही परसेंट चेंज क्वांटिटी में भी होता है। क्लियर? 0.5% चेंज प्राइस में हुआ, तो 0.5% ही चेंज सप्लाई में भी हुआ है। तो यूनिटरी इलास्टिक 1% चेंज हुआ प्राइस में, तो 1% चेंज ही सप्लाई में भी हो रहा है, तो यूनिटरी इलास्टिक, और उसका कर्व इस तरीके से जो है बनेगा। क्लियर? अब बात कर ले नेक्स्ट, दैट इज फोर्थ, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। देखिए, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड यानी कि थोड़ा परसेंट चेंज जो है प्राइस में होता है, तो थोड़ा सा ज्यादा जो है सप्लाई में चेंज होगा। प्राइस में अगर 1% का चेंज हुआ, तो सप्लाई में जो है 1.5% का चेंज हो जाएगा। प्राइस में अगर 0.5% का चेंज हुआ, तो सप्लाई में 1% का चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर कुछ परसेंट चेंज प्राइस में होगा, तो उससे थोड़ा ज़्यादा जो है सप्लाई में चेंज होगा, तो उसको रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। यानी कि हमेशा सप्लाई जो है चेंज होने में आगे-आगे रहेगी, प्राइस पीछे रहेगी। क्लियर? तो जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, लार्जर परसेंट चेंज इन सप्लाई देन परसेंट चेंज इन प्राइस। तो सपोज़ करिए कि प्राइस ₹10 थी, तो वहाँ पर 100 सप्लाई हो रहा था, और जैसे ही प्राइस ₹15 हुई, तो वहाँ पर 200 यूनिट सप्लाई होने लग गया। यानी कि यहाँ पर कितना हो गया, प्राइस में 0.5% का चेंज हुआ है, जिसकी वजह से सप्लाई में 1% का चेंज हुआ है। यानी कि प्राइस में कम चेंज हुआ है, और जो सप्लाई है वहाँ पर 1% का चेंज हुआ है, ज़्यादा चेंज हुआ है। तो इसी कंडीशन को हम रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। रिलेटिवली इलास्टिक यानी कि प्राइस के रिलेटिव सप्लाई में ज़्यादा चेंजेज हो रहे हैं। क्लियर? इसको जब आप ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, तो कुछ इस तरीके से जो यहाँ पर कर्व बनेगा। हाईली इलास्टिक सप्लाई भी इसको कहीं पर कहा जाता है, यानी कि रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। क्लियर? तो इस तरीके से जो यहाँ पर आपको कर्व देखने को मिलेगा। क्लियर? तो जितना परसेंट चेंज प्राइस में हो रहा है, उससे ज़्यादा परसेंट चेंज जो है सप्लाई में होता है, तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। वहीं पर आता है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड मीन्स जितना परसेंट चेंज प्राइस में हो रहा है, उससे कम परसेंट से जो है सप्लाई चेंज हो रही है। स्मॉलर परसेंट चेंज इन सप्लाई देन परसेंट चेंज इन प्राइस। यहाँ पे एग्जांपल फिर से देखें, तो ₹10 प्राइस थी, तो 100 यूनिट सप्लाई हो रहा था, और जब ₹50 प्राइस हो गई, तो वहाँ पर 120 यूनिट ही सप्लाई हुआ। यानी कि प्राइस जो है वो 0.5% से चेंज हुई है, लेकिन जो सप्लाई है उसमें सिर्फ 0.2% का चेंज हुआ है। 0.5% का चेंज प्राइस में हुआ है, लेकिन 0.2% का चेंज सप्लाई में हुआ है। तो ऐसे केस को क्या कहते हैं, रिलेटिवली इनइलास्टिक। यानी कि प्राइस के कंपैरिजन में सप्लाई में कम चेंज हो रहा है, रिलेटिवली इनइलास्टिक। क्लियर? तो ईएस की वैल्यू जो है वो 1 से लेके 0 के बीच में होती है। क्लियर? तो उसको हम रिलेटिवली इनइलास्टिक कहते हैं। क्लियर? का जो ग्राफ बनेगा, इस तरीके से जो है आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी जो है सप्लाई कर्व ऊपर जा रही है, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, रिलेटिवली इनइलास्टिक, यानी कि जितना परसेंट चेंज प्राइस में रहा, उससे कम परसेंट चेंज क्वांटिटी में हो रहा है। क्लियर? तो ये जो है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है। तो होप आपके डाउट्स क्लियर होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। कीप वॉचिंग।